अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS PMS गेटवे चैनल। दोस्तों, आज ये CSS 2024 का CSS एसए का जो पेपर हुआ है उसमें टॉपिक नंबर 2 था सीपेक एंड इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स। अब इस टॉपिक को किस तरह से ब्रेक करना है, इसकी आउटलाइंस किस तरह से बनानी है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है उसको हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है मोस्टली सीपेक बहुत हर बच्चे का पढ़ा हुआ होता है, इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप। अब अगर एक होता है कि भाई आपने इंडो मिडिल ईस्ट करना है तो भी फिर हो सकता था, या मिडिल ईस्ट और या यूरोप होता तो फिर भी हो सकता था। अब इसने दोनों एंगल्स दे दिए हैं, मिडिल ईस्ट भी यूरोप भी, और उनके न्यू वॉर फ्रंट्स जो हैं वो कौन से होंगे उनको भी उन्होंने दे दिया है। ये जिस बच्चे का आईआर और करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ है, स्पेशली करंट अफेयर्स, तो उसके लिए तो बहुत इजी टॉपिक था। इतना टफ नहीं था जितना बच्चे इसको समझेंगे, लेकिन CSS इससे 2024 में ये टॉपिक आया है। इसकी आउटलाइंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। CSS का पेपर है ये, CSS PMS गेटवे चैनल आपका अपना चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, और इन वीडियोस की मदद से ही आप CSS PMS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका अपना चैनल CSS PMS गेटवे। दोस्तों, हर ऐसे राइटर का या हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है कि वो किस तरह से लिखता है। तो मैं अमूमन थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन से पहले ही लिख देता हूं, तो मैं अपने स्टाइल से आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट में है द कन्वर्जेंस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इवॉल्विंग geopolitical complexities in Indo-Middle East Europe region not only reshapes the global economic landscape but also introduce new dimensions of strategic competition and potential conflict। अब जो सीपेक है वो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं बढ़ाता, ना फकत वो जो है कि इनको चेंज करता है, उसको रीशेप कर देता है पूरे ग्लोबल उसको इकोनॉमिक सिस्टम को और डायमेंशंस को। ये कंपटीशन को बढ़ाता है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। ठीक है, जहां पे भी इकोनॉमी आती है वो वहां पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। द मल्टीफेसेटेड implications of CPEC and the emerging geopolitical dynamics, emphasizing the critical need for a comprehensive understanding of these interconnected forces in order to navigate and foster stability and increasing complex international arena। अब ये जो ना चेंज करेगा, इस एंगल से ही हम जाएंगे, इस थीसिस स्टेटमेंट के हिसाब से ही। अगर जिसने इस तरह से लिखा है तो फिर इस नैरेटिव को ही लेके वो पूरे ऐसे को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो आउटलाइंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो आउटलाइन हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन का बनाएंगे। अब इंट्रोडक्शन में जो हम देंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ सीपेक देंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, उसको कब आया और उसके इस वक्त तक मतलब क्या उसके जो है कि 1.5 से 2 पेजेस हम इस पे लिखेंगे कि क्या है और किस तरह से है, क्योंकि ये पूरा इस सीपेक पे नहीं है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इन द इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप रीजन्स। अब दूसरा इंट्रोडक्शन हम देंगे कि इसका जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप क्या है और उसको किस तरह से जो कि हमने समराइज करना है। अगेन थीसिस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे इंट्रोडक्शन में अपने। the strategic significance of CPEC and the emerging geopolitical tensions in the Indo-Middle East Europe regions pose new challenges and opportunities reshaping global power dynamics। ठीक है, तो आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखना है और थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 हमारा आउटलाइन होगा द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बैकग्राउंड और ओरिजिन अगर ये आपने उसमें लिख दिया है तो कोई मसला नहीं, तो इसको आप अगर अपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया है तो इट्स ओके, इसको आप या कट करके
वहां पे भी रख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन उस पैराग्राफ में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ये लिखना है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल जियोपॉलिटिक्स। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल जियोपॉलिटिक्स भी आपने लिखनी है सीपैक की। देन द थर्ड हमारा जो बनेगा वो इंडो मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। अब इसमें आपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस लिखने हैं मिडिल ईस्ट के, वो आपने जरूर लिखने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के लिखने हैं, उनके अलायंसेज और उनकी राइवलरीज, जो बड़ी बड़ी राइवलरीज है वो जरूर लिखने हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल पावर्स ऑन रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है, इनका ग्लोबल पावर, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर का इन पे क्या असर है, इनका ग्लोबल पावर्स पे क्या असर है और रीजनल स्टेबिलिटी किस तरह से आ सकती है। यूरोप्स रोल इन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, अब यूरोप का जो रोल है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में, उसके बारे में हमारा नंबर 4 बनेगा। यूरोपियन यूनियन डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज इन द रीजन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का आपने डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा सेकंड बनेगा इम्पैक्ट ऑफ रीजनल टेंशंस एंड यूरोपियन इंटरेस्ट, इस पे डिस्कस करना है आपने कि इम्पैक्ट ऑफ रीजनल टेंशंस और यूरोपियन इंटरेस्ट क्या है मिडिल ईस्ट में, एशिया में, तो इसको आपने डिस्कस करना है। यूरोप एज अ पोटेंशियल मीडिएटर इन इंडो मिडिल ईस्ट रिलेशंस, अब यूरोप जो है कि एक मीडिएटर के तौर पे किस तरह से काम कर सकता है इंडो मिडिल ईस्ट रिलेशंस में, यानी कि जैसे सऊदी और ईरान का रिवलरी बहुत बड़ा है उसमें, या पैलेस्टाइन और इजराइल का जो इशू है उस पे किस तरह से ये काम कर सकता है। नंबर 5 सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस एंड न्यू वॉर फ्रंट्स। अब सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या हैं और न्यू वॉर फ्रंट्स, मिलिट्री डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिकल अलाइनमेंट्स, ये दो चीजें हैं। अब न्यू वॉर फ्रंट्स में तो 5th जनरेशन वॉर है जिसमें आपने इंटरनेट, मोबाइल और ये सारी चीजें भी जिक्र करनी है। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन मिटिगेटिंग टेंशंस, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है, स्पेशली यूएनओ का क्या रोल है इसमें जो है कि इन टेंशंस को खत्म करने में। नंबर 6 इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस। अब इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस किस तरह से होंगी, तो उसके 3 हेडर्स आप देंगे। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी रूट, इकोनॉमिक अलायंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, द रोल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन शेपिंग जियोपॉलिटिकल अलायंस, ठीक है, ये 3 चीजें आपने अपने इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस में देने हैं। नंबर 7 जो हमारा हेडर बनेगा, अपॉर्चुनिटीज फॉर डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स टू एड्रेस रीजनल टेंशंस। अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस जरूर रखने हैं, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे तो आपके जो टेंशंस है वो कम होंगे और आपका अच्छा ताल्लुक बनेगा दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे स्टेट्स के साथ और दूसरे रीजन्स के साथ भी। द पोटेंशियल फॉर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। और नंबर 3 बनेगा इंटरनेशनल मीडिएशन एफर्ट्स, पीस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल मीडिएशन होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर है लाइक चाइना एंड यूएस, तो ये एफर्ट्स करें एंड पीस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज बनाएं, नेगोशिएशन बनाएं, डायलॉग्स बनाएं, सीज फायर्स जहां पे वॉर्स हैं सीज फायर करवाएं, दैट्स इट। एंड द कंक्लूजन, अब कंक्लूजन किस तरह से होता है भाई, अब मैं ऐसे हर स्टूडेंट को आना चाहिए, उसमें कंक्लूजन में आपने अपना इंट्रोडक्शन को रिफ्रेज करके, रीराइट करके या कुछ अलग करके लिखना है, लेकिन इंट्रोडक्शन का जो है पैराग्राफ उसको ही रिफ्रेज तकरीबन किया जाता है, ये हर ऐसे का टीचर समझाता है। लेकिन कंक्लूजन में आपने होप्स दिखानी है, अच्छी अच्छी चीजें बतानी है। रिकैपिटुलेशन ऑफ सीपेक एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप रीजन,
emphasize on the need for diplomatic solutions and collaborative efforts to ensure regional stability and peace. अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने, ये मतलब आपने अपना जो इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि किस तरह से आप इस ऐसे को लेके जाएंगे, तो उसका समराइज करके लेकिन रिफ्रेज करके आपने लिखना है. ये आपका जो है कि ऐसे सीपेक पे जो था एंड इंडो मिडिल ईस्ट यूरोप वॉर न्यू वॉर फ्रंट्स जो ऐसे है उसके आउटलाइंस आपके साथ शेयर कर गई हैं. थैंक यू वेरी मच. अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा. अपने दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.